मेरे व्याख्यान का विषय है पानी के एक अद्भुत रसायन। मैंने बहुत सारी चीज सुनी है, जल को सुना है। जल और जीवन का बड़ा निकट का रिश्ता है, अन्यान्य रिश्ता है। जीवन का पानी के साथ बड़ा गहरा सरोकार रहा है सभ्यता की उदय से लेकर के अब तक। जब प्रथम जीव जल में अवतरित हुआ तब से लेकर के एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय प्राणी तक और फिर इंसान तक, एक बौद्धिक प्राणी तक पहुंचने की जो यात्रा है उसका साक्षी रहा है पानी। तो पानी के बड़े गहरे सरोकार हैं। यह साहित्य, संगीत, कला, धर्म, दर्शन, बल्कि मैं कहूंगा कि विज्ञान का भी एक बड़ा ही निकट रिश्ता रखने वाला पदार्थ है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं पानी पे व्याख्यान दूं। तो इसका शीर्षक है पानी एक अद्भुत रसायन। साहित्य की चर्चा हुई है तो जाहिर है कि छंद की चर्चा है। पानी छंद की जुबानी, रहीमन पानी रातिये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरें मोती मानस चून। ये अकबर के नवरत्नों में से एक रहीम जी का दोहा है कि पानी के कितने अर्थ हो सकते हैं जीवन में, उसकी एक झांकी है, पानी की है। ये स्लाइड शो करती है कि यह हमारा निवास है, धरती। इस ब्रह्मांड में एक छोटे से पिंड में हम यहाँ रहते हैं, जो कि वायु अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की नजर आती है, इसलिए हम नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लेनेट। वह नीला रंग इसलिए कि पानी इस पर बहुतायत से मौजूद है। सतह का करीब 70.8% जलाच्छादित है, इसलिए नीले ग्रह का नजर आता है। यह एकमात्र जीवित ग्रह है। जहां तक हमारी जानकारी है कि समूचे ब्रह्मांड में धरती ही एक ग्रह है जहां जीवन है, इसीलिए कहते हैं कि प्लेनेट एलाइव। यह सजीव ग्रह है। पानी तीनों अवस्थाओं में मौजूद है। यह पानी की बड़ी खूबी है, अन्यत्र यह संयोग दुर्लभ है। यहाँ धरती की स्थितियों में पानी ठोस, द्रव और गैस यानी बर्फ में, द्रव रूप में और वाष्प रूप में तीनों अवस्थाओं में मौजूद है। धरती का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर बहुत न्यूनतम है तो -40 तक है, या अधिकतम टेम्परेचर 45, 46 या 47 तक है। तो कुल मिलाकर के जो औसत तापमान आता है 15 डिग्री सेल्सियस है, जो कि जीवन के लिए बड़ा मुफीद है, बहुत ही अनुकूल है। ऐसा पानी की वजह से ही है। अगर पानी न होता धरती पर तो यहाँ भी शायद बड़ी विकट दुरूह स्थितियां होती, जैसा कि दूसरे ग्रहों पर है। जैसे मंगल ग्रह का उदाहरण ले लीजिए या शुक्र का उदाहरण ले लीजिए। जब दिन में वहां टेम्परेचर ब्लिस्टरिंग हार्ट 300 साढ़े 300 डिग्री हो जाता है, जबकि जब वहां रात होती है तो वहां टेम्परेचर 150 डिग्री शून्य से नीचे चला जाता है। तो जो तापमान का जो परास है, जो रेंज है, इतना ज्यादा है कि जीवन की परिस्थितियों के सर्वथा विपरीत है। ऐसे में जीवन की सहज कल्पना मुश्किल है वहां पर। तो तापमान का परास जीवन की स्थितियों के अनुकूल है। जीवन का उद्भव एवं विकास पानी में हुआ है। इसीलिए काव्यात्मक रूप में कहा जाता है कि वाटर इज द क्रेडिल ऑफ लाइफ, यानी जीवन का पालना। पानी जीवन का पालना है, जिसमें इसका उद्भव हुआ और समय के साथ उत्तरोत्तर इसका विकास हुआ। और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं, इस पर हम कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ उसके गुणों की चर्चा कर रहे हैं। होमो सेपियंस तक यानी थिंकिंग माइंड तक की जो लंबी यात्रा है उसका साक्षी पानी रहा है। जीवन मामूली घटकों तथा साधारण गुणों पर आधारित व्यापक संगठन का परिणाम है। जी की कैलाजा ने कहा है कि जीवन क्या है, 2/3 तो पानी है।
किसी भी शरीर का, इंसान के शरीर का 65 से 70% तो पानी है, बाकी बचे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कुछ मिनरल, मामूली घटकों से निर्मित है जीवन। जैसा कि हम जानते हैं, धरती पर मौजूद सभी पदार्थों में पानी सबसे साधारण, सबसे अहम तथा सबसे आश्चर्यजनक है, फिर भी अधिकतर लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। थॉमस किंग, जल जीवन का आधार है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, बर्ड वाम बेंट जो ही लिखा है। बिना जल के जीवन की कल्पना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि जल और जीवन कहा जाए एक सिक्के के दो पहलू। पौराणिक तथा ऐतिहासिक संदर्भ, ऋग्वेद में उल्लेख है विसर्गम सर्वम इदम, इट वाज ऑल वाटर, सब कुछ पानी ही पानी। हमारे यहाँ प्रलय की कल्पना की है, महाप्रलय, कि सब कुछ नष्ट हो जाता है तो नए सिरे से जीवन का प्रादुर्भाव होता है। वहां तो सब कुछ जल था, जल से ही फिर प्राणी जो है निर्मित हुआ। ऐसा हमारे पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं। उपनिषद का कथन है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मामृतः तस्य सिद्धं। ईशावास्य, जो कुछ भी है ईश्वर प्रदत्त है, या आप कह सकते हैं कि प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति का दिया है, सारी नियमतें प्रकृति की हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल विवेक पूर्वक करें। यह संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, जिसका विवेक सम्मत इस्तेमाल करने की बात कही गई है, शास्त्रों में कही गई है। जल या दूसरी जो सारी चीजें हैं उनकी पवित्रता को बरकरार रखा जाए, अगली पीढ़ी के लिए उसे रखा जाए। हम स्वच्छ जल छोड़ करके जाएं। अभी जो है हमारे जो जल विज्ञानी हैं वो कहते हैं कि अगला विश्व में शायद जल को लेकर के लड़ा, पानी का एक गंभीर संकट आने वाला है। तेल के लिए नहीं, पेट्रोल के लिए नहीं, फॉसिल फ्यूल्स के लिए नहीं, बल्कि जल के लिए। तो जल एक अमूल्य संपदा है, हालांकि प्रचुर मात्रा में है, लेकिन आगे हम इसको चर्चा करेंगे तो वह प्रचुर मात्रा सीधे हमारे काम की नहीं। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, गंगा पुण्य जलाम शौचमात्मनम निर्माल्यम मदघर्षण गात्र संवाहनम प्रियाम प्रतिग्रह मधुरतिम अन्य तीर्थ रतिचैवम अन्य तीर्थ प्रशंसनम वस्त्र त्याग तथा विशेष। पानी की पवित्रता को बनाए रखने की, इसमें शौच न करें, आचमन न करें, गंदगी न करें, कपड़े न धोए, पवित्रता को बनाए रखने की बात जो है ये हमारे पुराणों में भी कही गई है। जल स्रोतों से, नदियों के किनारे जहाँ की ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे, जहाँ से कि ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती थी, उन्होंने बताया अपने ग्रंथों में कि पानी की पवित्रता को हम बनाए रखें। जयशंकर प्रसाद की वो प्रसिद्ध रचना है कामायनी, उससे है हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल शाम, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक कमल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़या थे। ये प्रलय काल का दृश्य है, जब मनु जो है कहीं हिमालय की चोटी पर है, सब कुछ प्रवाह देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उसके वह दृष्टा है वो कहते हैं सब कुछ ही जल है, जलमय हो गया है, जलाप्लावित है, जल में निमग्न है। उसका बड़ा अच्छा वर्णन उन्होंने किया है रामायणी में प्रसाद जी। भारतीय दर्शन में जल का बहुत व्यापक उल्लेख, पंच महाभूत की जो कल्पना है, क्षिति जल पावक गगन समीर, कहते हैं जो कुछ भी है जल या चेतन, इन्हीं पंच तत्वों से जो मैथोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं इन्हीं से निर्मित, इन्हीं से बना है और इन्हीं में विलीन हो जाना। तो उसमें जल भी हमने कभी कल्पना की है, अग्नि है, जल है, वायु है, सबको हमने एक देवता से जोड़ कर रखा है। जल को भी माना है उसके जो देव है वो देव, तो 5 महाभूतों में से एक है।
इवन यह कल्पना हमारे यहाँ ही नहीं है, भारतीय संस्कृति, बल्कि यूनानी संस्कृति में देखा जाए, अरस्तु ने भी कहा, वहां से जो है यह अंतरिक्ष नहीं, हमने एक अंतरिक्ष जो वहां भी 4 तत्वों की बात है, मूल बुनियादी तत्वों की बात वहां की, सिर्फ अंतरिक्ष नहीं, हमने माना कि अंतरिक्ष भी एक तत्व है। दुनिया की दूसरी प्राचीन सभ्यताओं में पानी की चर्चा, मिलेटस के थेलीज या यूनान के आयोनियन शहर के बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनका कथन है कि यह पानी ही है जो विभिन्न रूपों में धरती, आकाश, नदियों, पर्वत, देवता और मनुष्य, पशु और पक्षी, घास पात, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से लेकर कीड़े मकोड़े तक में मौजूद है। इसलिए पानी गंभीर चिंतन मनन का विषय है। लोग कहते हैं कि उनका बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था पानी के प्रति। वो मानते थे कि यह धरती पानी पर तैर रही है और जो जीव सृष्टि है वो पानी से ही पैदा हुई है। कुछ उसी तरह से आप कह सकते हैं, इसकी एनालॉजी दे सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ 600 साल पहले ईसा से महर्षि प्रहलाद हुए थे, जिन्होंने कण का सिद्धांत दिया था कि प्रकृति में जो भी कुछ है पदार्थ है वो कणों से निर्मित है। तो कण के प्रति उनका बहुत जबरदस्त आग्रह था प्रहलाद का। उसी तरह से जो मिलेटस के थेलीज ऑफ मिलेटस, उनका यह कथन है कम से कम 7वीं सदी ईसा पूर्व कि सब कुछ जो है जल से ही निर्मित है। बड़े गंभीर चिंतन में उनका विषय, और धरती जो है जल के तैर रही है, पूरी जीव सृष्टि जो है जल से ही उत्पन्न है, उसका प्रादुर्भाव जल से हुआ है, जल ही मूल स्रोत है। शायद या शरीर पे लगे, अतिरंजित लगे, लेकिन अब देखेंगे प्रकारांतर से कि यह एक सच्चाई है। अब हम आते हैं, यह तत्व सर्वत्र पानी ही पानी, धरती पर जल का वितरण हम देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सतह का करीब करीब 71% जलाच्छादित है। तो आप देखिए कि स्रोत में जो लवण जल है महासागरों में, वो करीब करीब 97.33%। क्योंकि क्षारीय है तो हमारे सीधे किसी काम का नहीं, जब तक कि हम डिसैलिनेशन न करें। सादा जल, उसकी भी बहुत बड़ी मात्रा ध्रुवों पर और हिमनदों के रूप में है, या तो पोलर रीजन्स में है, एंटार्क्टिका में, या तो फिर बड़े बड़े जो है ग्लेशियर्स के रूप में है। 2.04%। वो अभी हमारी पहुंच से दूर है। पानी तो बहुत है धरती पे, आप देख रहे हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर, बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। तो वही बात है कि पानी तो बहुत है, लेकिन ज्यादातर पानी हमारे प्रयोग का नहीं है, सीधे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या उसमें जो हम प्रक्रिया लगाएंगे वो हमारे लिए बहुत आर्थिक रूप से मुफीद नहीं होगी, इकोनॉमिकल नहीं होगी। जो सादा जल है वो भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है, ध्रुवों पर जमी हुई है। अब जो पानी बचता है भूमिगत जल और झीलों के रूप में, या जो सॉइल ह्यूमिडिटी है वह कितना कम है आप देखिए। एक सब मिला करके आप देख लीजिए तो मुश्किल से 1% से भी बहुत कम है। यही हमको उपलब्ध है, तो हमारा जीवन इन्हीं पर है, यही हमारे लिए उपलब्ध है, इन्हीं से हमको काम चलाना है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जल का संकट आने वाला है, और दुर्भाग्य यह है कि इन स्रोतों को भी हम बहुत तेजी से दूषित करते चले जा रहे हैं। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में स्थितियां बड़ी भयावह हो सकती हैं। आपने वो धरती पर जल का वितरण देखा, एक जीव कोशिका और एक स्तनधारी प्राणी में, ममेलियन शरीर में पानी, और दूसरे जो घटक हैं उनका दिया गया है कि कितना है। इकोलाई में पानी 70% है, ममेलियन सेल या स्तनधारी कोशिका में उतना है। प्रोटीन है दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा, फिर न्यूक्लिक एसिड्स में राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड 6 और 1% बैक्टीरिया में। कार्बोहाइड्रेट आप देखिए तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अगर है तो वही है। फिर फास्फोलिपिड्स आते हैं, अन्य चयापचयी पदार्थ और अकार्बनिक आयन 2 या 3% है, या 1 या 1%। ये प्रदर्शित करती है स्लाइड की जो मुख्य जो चीफ जो कंस्टिट्यूएंट है, इंग्रेडिएंट है जीवन का, वह पानी करीब 2/3 से ज्यादा। तो सारी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो पानी के जरिए माध्यम नहीं होती, कहीं वैक्यूम में नहीं होती, वह एक्वस है। इसलिए कहते हैं ना कि
केमिस्ट्री ऑफ लाइट इज नथिंग बट द एक्वस केमिस्ट्री ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। पानी के गुणधर्म, पानी एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी द्रव। पानी का कोई रंग नहीं है, इसकी कोई गंध नहीं है। अगर कोई गंध है तो उसमें जो घुले हुए लवण है, जो मिनरल समूह की वजह से, इसका कोई स्वाद ही नहीं। स्वाद तो सास का होता है जो उसमें घुले हुए हैं मिजाज, और यह पारदर्शी द्रव, ट्रांसपेरेंट। आणविक सूत्र H2O है, 2 आयतन हाइड्रोजन, 1 आयतन ऑक्सीजन। द्वितात्विक है, 2 एलिमेंट्स में बहुत साधारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। त्रिपरमाणुक है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का। और साधारण जो पानी है H2O, उसका अणुभार 18। बंधन कोण 104.5 डिग्री है। बंधन जो दूरी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 0.957 एंगस्ट्रॉम है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है वह कोवेलेंट यानी सहसंयोजक बंध है। और अगर ध्रुवीय है, पोलर है, पोलर कोवेलेंट बंध, उसकी वजह है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी जो विद्युत ऋणात्मकता है उसमें काफी फर्क है। उसकी वजह से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, तो उस पर चार्ज आ जाता है स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आ जाता है। और एक 35% आयनिक प्रतिक्रिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंधन है। हाइड्रोजन बंध की मौजूदगी, ये हाइड्रोजन बंध क्या है ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। और क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसमें चार्जेस क्रिएट हो गए। बल्ब में अगर हम देखें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर घूम रहे हैं लिक्विड में, तो जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है अपने बगल वाले हाइड्रोजन पानी के हाइड्रोजन वाले को अट्रैक्ट करता है, अपोजिट चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो पानी के सारे गुणों की जो कुंजी है इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड में है। बड़े कमजोर होते हैं, 4.3 किलो कैलोरी पर मोल है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका 1/20वां हिस्सा, लेकिन गुणों की खान यही है। औसतन 3.4 पड़ोसी अणु होते हैं द्रव अवस्था में, और ठोस में 4 अणु होते हैं, एक पानी के अणु के अगल बगल। द्रव के जो हाइड्रोजन बंध है बड़े अल्पकालिक, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है वो, 10⁻11 सेकेंड, 1 ट्रिलियन था। पानी अणुओं में चूंकि ब्राउनियन मोशन होता रहता है, रैपिड रैंडम मोशन है, तो बहुत कम क्षण के जो बनते हैं बिगड़ते रहते हैं, बनते हैं बिगड़ते रहते हैं। बर्फ के पिघलने पर तकरीबन 15% बंध टूट जाते हैं। अब पानी के हम विशिष्ट गुण देखेंगे कि क्या है। दीर्घ द्रव पदार्थ 0 से 100 डिग्री तक यह द्रव अवस्था में रहता है, और उसकी वजह है हाइड्रोजन बंध। अगर ये हाइड्रोजन बंध न होते, जिस तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड है उसी तरह से सामान्य परिस्थितियों में गैसीय अवस्था में होता है, और उतना रेंज ही न होता। लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन बंध न होते तो पानी -100 पर वो जो है पिघलता, और -80 पर वो जो है वेपराइज है, तब उसकी रेंज 20 की होती महज। यानी फिर सामान्य परिस्थितियों में, धरती की परिस्थितियों में, जैसा कि हमने बताया कि औसत तापमान यहाँ 15 है, ठीक है, और एक वायुमंडलीय दाब है, इन परिस्थितियों में फिर वो गैसीय अवस्था में होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड न होते तो पानी गैस की अवस्था में होता, गैस की अवस्था में होता तो शायद जीवन यहाँ उत्पत्ति न होती, शायद हम ही न होते यहाँ पे। तो हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हाइड्रोजन बंध है। पानी के जो खास गुण है उसमें है उच्च ऊष्माधारिता। पानी बहुत जल्दी गर्म नहीं होता, काफी ऊष्मा देने के बाद तो उसका ताप बढ़ता है। उच्च द्रवणांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट 0 है। अगर हाइड्रोजन बंध न होते तो -100 पे होता,
उच्च क्वथनांक, हाई बॉइलिंग पॉइंट 100 पर यह उबलता है, वेपर स्टेज में जाता है जहां फेज ट्रांसफर होता है, फेज चेंज होता है। उच्च द्रवण ऊष्मा जब मेल्ट करता है तो बहुत ज्यादा इसको एनर्जी चाहिए, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, इतनी ऊष्मा चाहिए, तब वो जो है उससे द्रव रूप में जाता है। उच्च वाष्पन ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम, जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इतनी ऊष्मा देंगे तभी जो है वो द्रव से गैसियस स्टेट में जाएगा। यही कारण है कि उबलते हुए पानी में अगर हमारी उंगली पड़ जाए तो इतनी पीड़ादायी नहीं होती वो चीज। अगर भाप से जल जाए तो बहुत ज्यादा, क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा उसके पास है। उंगली टच हो जाएगी तो वो क्या होगा, उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, तो वो ऊष्मा दे देगा 540 जो कैलोरी प्रति ग्राम है वो ले लेगा, तो हमारी सतह को मिल जाएगी वो ऊष्मा, इसलिए वो ज्यादा पीड़ादायी है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाना है इकाई मात्रा का, तो 1 कैलोरी चाहिए प्रति ग्राम, यानी लोहे से करीब 10 गुना ज्यादा है। इसकी जो स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा 10 गुना ज्यादा है। 1 किलोग्राम आप पानी ले लीजिए, 1 किलोग्राम लोहा, ठीक है, रूम टेम्परेचर का है, मान लीजिए 25 का है, 1 डिग्री बढ़ाना है तो पानी को 10 गुना ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ऊष्मा चाहिए, तब उसका तापमान बढ़ेगा। इसीलिए हम जो है शीतलक के रूप में एज ए कूलेंट उसका इस्तेमाल करते हैं कल कारखानों में, उद्योग धंधों में। अच्छा, उसका परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। दूसरे नंबर पर है, सिर्फ हाइड्रोजन साइनाइड का 100 के करीब होता है दूसरे नंबर पर। इसलिए पानी एक उम्दा विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक, हर चीज को अपने में घोल लेता है, छोड़ा ही सही, रंच मात्र ही सही, लेकिन चाहे वो कोई कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, इवन पत्थर का टुकड़ा भी आप डाल दीजिए तो ट्रेस अमाउंट में ही सही, अब मात्रा में इसमें घुल जाता है उसमें। इसीलिए सारी प्रक्रियाएं जीव की संभव हो पाती है। इसका ध्रुव आघूर्ण 1.84 डिवाइड, इसका पृष्ठ तनाव, पानी का सरफेस टेंशन काफी ज्यादा होता है, 72 मिली न्यूटन पर मीटर। इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है जीवन के लिए, कोशिकाओं को आकार देने में, जैविक प्रक्रियाओं के होने में सरफेस टेंशन की बहुत बड़ी भूमिका है। आगे इसके कुछ गुणों के बारे में हम बताएंगे, उदाहरण देंगे। इसकी श्यानता, विस्कोसिटी काफी विस्कस है पानी, बाकी दूसरे यौगिकों की तुलना में 0.89 सेंटीग्रेड है। सबसे बड़ी विशेषता दाब बढ़ने के साथ इसकी श्यानता घटती है, उसके बाद बढ़ती है। होता है दाब के साथ पहले बढ़ना चाहिए, लेकिन यह पहले घटती है उसके बाद यह बढ़ती है इसकी श्यानता। अगर बढ़ती तो क्या होता, कभी जीवन उत्पन्न न हो पाता। प्रथम जीव तो महासागर में आया, समुद्र की अतल गहराइयों में आया, और पानी अगर पारदर्शी न होगा तो सूरज की किरणें न जाती वहां पर, क्योंकि जीवन का संचालन कहाँ है, मूल स्रोत तो उद्गम वही है, सूर्य है, वही ऊर्जा फिर रासायनिक ऊर्जा में, फोटोसिंथेसिस के जरिए, फिर बाकी ऊर्जाओं में वही जो रूपांतर हो रहा है। लेकिन मूल जो है, जो उसकी बुनियाद है, वो तो सोलर एनर्जी है। तो पानी पारदर्शी है, इसीलिए उसकी किरणें अंदर जा सकी और जीवन वहां पैदा हो सका। समुद्र की अतल गहराइयों में अगर श्यानता बढ़ती तो वहां शायद जीव ही न होते। जीव मूव कैसे करते, चलते कैसे, क्योंकि दाब तो बहुत तेजी से बढ़ता है। समुद्र की सतह पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर है, 20 मीटर जाइए आप तो 2 हो जाता है, अगले 20 मीटर गए तो 4 गुना हो जाएगा, यानी ऊपर से 40 मीटर जाने पर 4 गुना, जबकि जीव तो 1 किलोमीटर नीचे तक भी रहते हैं। तो आप सोचिए कि कितना ट्रिमेंडस प्रेशर वहां पर रहता है कि फौलाद को भी वो मोड़ दे, लेकिन जीवन वहां पर है। उसका मूल वजह यही है, उसकी श्यानता, दबाव के साथ इसकी विस्कोसिटी घटती है, बाद में बढ़ती है। ये अभी एक तरह से क्या है, वरदान है, प्रकृति का दिया हुआ वरदान है जीवन के लिए। अच्छा, बर्फ की सतह, हाँ हम आगे वर्णन करेंगे इसके बारे में। इसलिए बर्फ की सतह जो फिसलनदार होती है। ये पानी के कुछ विशिष्ट गुण हो गए। जल की आणविक संरचना, जैसा कि हमने बताया, H2O बहुत ही सिंपल
वी शेप स्ट्रक्चर है इसका, 1.4 104.45 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है और 95.84 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है। sp3 हाइड्रेशन होता है, 2 लोन पेयर्स इसमें होते हैं ऑक्सीजन के पास। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। अगर इसकी ज्योमेट्री हम इस तरह से देखें तो ये दोनों लोन पेयर्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन आटम तो जुड़े हुए हैं, दिखने में कहीं कोई जटिलता नहीं लगती, लेकिन गुणों में अद्भुत है। उसकी चार्ज डेंसिटी का फिगर देखें, कुछ इस तरह की तस्वीर यहां दिखती है। हरे रंग जो है पॉजिटिव चार्ज है और लाल रंग जो है नेगेटिव चार्ज दर्शाता है। ये जब मिक्की माउस मॉडल जैसे लगता है एक बड़ा सा बॉल हो जिसमें 2 छोटे छोटे बॉल जो है थोड़ा सा धंसा दिए गए हो, दबा दिए गए। मिक्की माउस के बड़ा प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर था, तो उसी जगह से लगता है। बस हाइड्रोजन बंध की मैं चर्चा कर रहा था। आप देखिए कि 2 अणुओं के बीच में किस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में विद्युत स्थैतिक बल कार्य करता है और वही जो है हाइड्रोजन बंध है। गुणों की चाबी, जितने भी असंगत गुण हैं पानी के, वो उसकी चाबी ही हाइड्रोजन बंध के पास है बहुत कमजोर, 4.3 किलोकैलोरी पर मोल, बहुत ही कमजोर है। पानी H2O है, यानी 2 भाग हाइड्रोजन तथा 1 भाग ऑक्सीजन, लेकिन उसमें एक तीसरी चीज भी है जो उसे पानी बनाती है और उसे कोई नहीं जानता, ये टॉलरेंस। काफी पहले उन्होंने कहा था, शायद हाइड्रोजन बम की खोज नहीं हुई, 1930 के आसपास हाइड्रोजन बम की खोज हुई है। अगर हाइड्रोजन बम न होते तो पानी, जैसा मैंने पहले बताया था कि -100 पर पिघलता और -80 पर उबलता, ऐसे में वह गैसीय अवस्था में होता और फिर जीवन की कल्पना हमारे लिए बड़ी मुश्किल कहीं बना। बर्फ की त्रिआयामी रचना तथा हाइड्रोजन बम, बर्फ के अंदर भी प्रस्थान होते हैं। द्रव जल की तुलना में बर्फ का आयतन करीब 9% ज्यादा होता है। यह एक असंगत गुण है। सभी पदार्थ ठोस अवस्था में भारी होते हैं, उनका घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन पानी के साथ बड़ी विचित्रता है। बर्फ हल्की और द्रव जल भारी, बर्फ तैरती है, आइसबर्ग तैरते हैं, हिमखंड तैरते हैं। यह सिर्फ पानी के साथ, किसी और पदार्थ के साथ नहीं। यह भी अद्भुत चीज है जो कि जीवन के लिए वरदान है, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, झीलें जम जाती हैं, लेक जम जाएंगी, ठीक है, तो ऊपर बर्फ अगर जम गई, एक लेयर बन गई, तो यह इंसुलेटर का काम करती है, यानी जल के अंदर जो जीव की दुनिया है उसको बाहर से कटाव कर देगी। तो अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री बना रहता है, तो मछलियां या जितने भी समुद्री जीव हैं वो जिंदा रहते हैं, रह पाते हैं। अगर बर्फ सोचिएगा भारी होगी तो क्या होगा? अब तो बर्फ नीचे से जमती है, तो महासागर नीचे से जमते, ठीक है, तभी डल झील उधर झील का नीचे से जमती। हर साल ऐसा होता है नीचे से तो सारे जीव खत्म हो जाते हैं, ऊपर से जम जाती है बर्फ, क्योंकि हल्की है, ऊपर आ जाती है, नीचे की दुनिया जो है सही सलामत बच जाती है। यह कितना वरदान है जीव के लिए। आप बर्फ का घनत्व कम होता है इसलिए वह पानी पर तैरती है, ऐसा किसी अन्य यौगिक के साथ नहीं। यह भी उसका असंगत है। बर्फ की रचना दिखाई गई है इसमें। पानी के उबलने का दाब से संबंध, पानी एक वायुमंडलीय दाब पर 100 डिग्री पर उबलता है, दाब बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, दाब अगर घटेगा तो कम ताप को उबलने लगेगा। हम लोगों को सवाल आता था जब हम लोग पढ़ते थे कि पहाड़ों पर दाब देर से क्यों पकती है, इंटरमीडिएट में सवाल बहुत पूछा जाता है।
उसकी वजह से ऊंचाई पर दाब कम हो गया, तो पानी कम दाब पे ही बढ़ने लगा। मान लीजिए पानी 80 पर उबल रहा है, तो हम चाहे जितनी भी ऊष्मा देंगे ताप तो बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऊर्जा देने जा रही है, लेकिन थीटा वेपोराइजेशन के रूप में चली जा रही है, फेज ट्रांसफर में चली जा रही है, तो जाहिर है ताप को पकड़ने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन उसका हमने प्रकारांतर से इस्तेमाल कर लिया, एक यंत्र बना दिया प्रेशर कुकर, और उसमें हम बंद कर देते हैं, स्टीम बंद रहती है, ताप बढ़ जाता है, तो प्रेशर कुकर में 120 तक चला जाता है, उस पर जो है पानी उबलता है बड़े ताप पे, तो खाना जल्दी पक जाता है। एक उदाहरण दिया गया है कि वाटर बॉयल तक 30 डिग्री एट सी लेवल, ऊंचाई अगर बढ़ गई वाटर बॉयल तक 85 डिग्री सेल्सियस है, 4400 मीटर, 4400 मीटर, तो इतना। और अगर हम माउंट एवरेस्ट पर चले गए तब कैसे डाल सकेंगे, वहां 71 डिग्री पर हो जाएगा, पानी 71 पर ही बॉयल करने लगेगा। अगर मैं एक गिलास पानी कहूं कि कितने तरह का है, शायद बहुतों को आश्चर्य होगा इसमें कौन सी वैरायटी आ गई, लेकिन है। एक गिलास पानी वास्तव में 18 तरह के समस्थानिक किस्मों से बना हुआ है। साधारण पानी, आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है कि पानी के कितने आइसोटोपिक वैरायटीज हो सकती हैं। समस्थानिक किस्में, हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम। ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक, 16, 17, 18। इसकी 18 किस्में इस तरह से बन सकती है। पानी इतना विविध रूप में हो सकता है कि सबसे हल्का होगा जब उसका अनुभाग 18 होगा, और सबसे भारी जब 24 है इसका। T2O ट्रिशियम ऑक्साइड, जब ऑक्सीजन का 18 वाला जो है समस्थानिक किस्में जुड़ा हुआ है, तो 3 गुना 6, 18 6, 24 सबसे भारी है। सुपर हेवी वाटर इसको कहते हैं, हेवी नहीं है बल्कि सुपर हेवी। हेवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसको हम अंदर के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रयोग करते हैं। न्यूट्रॉन को रोकने का डिग्री पर है, जब 1 ग्राम पर ml है, और शून्य पर देखिए द्रव अवस्था में है 0.9998 है, और जब बर्फ की अवस्था में हो जाता है तो 0.9168 ग्राम पर cc हो जाता है। पानी को जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 4 से beyond, तब उसकी डेंसिटी घटने लगती है। क्रमशः आप देखिए 10 पर 25 और 50 और 100 डिग्री पर दिया गया है, उसका घनत्व तो कितना हो, घटता चला जाता है, बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार की वजह से उसका घनत्व घटता है। पृष्ठ तनाव तथा उसकी बूंदें, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की सतह किसी खींची हुई झिल्ली की तरह से व्यवहार करती है। पृष्ठ तनाव की वजह से बारिश की बूंदें गोलाकार होती है। ये देखिए सुंदर सी ज्योमेट्री जो है, पानी की नन्ही नन्ही बूंदें इस तरह से मकड़ी की जाले पर लटकी हुई है और गोलाकार अवस्था में। पृष्ठ तनाव तथा रसारोहण, ये बड़ा गलत प्रश्न रहा है कि कैसे पानी जो है पेड़ों पर शिखरों तक पहुंच जाता है, क्योंकि कुछ तो पेड़ जो 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे होते हैं, सिकोया जाइगिंटिया वगैरह जैसे, तो 300 साढ़े 300 फीट की ऊंचाई तक पानी कैसे चला जाता है, यह बहुत दिनों तक एक सवाल रहा। कई मत दिए गए, एक था मत जो है कि वाइटल फोर्स थ्योरी, उन्होंने कहा ये कोई ऐसा वाइटल फोर्स है, जैविक बल है जो कि पानी को शिखर तक पहुंचा देता है, लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, उसकी कोई व्याख्या नहीं थी। एक दूसरा मत आया रूट प्रेशर की थ्योरी, कि जड़ें जो है इस तरह का दबाव पैदा करती हैं जेट पंप जैसा, जो कि पानी को ऊपर तक पत्तियों तक शिखर तक पहुंचा देती है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने जो बताया तो वह कैपिलरी एक्शन, कैपिलैरिटी के शिखर के कारण जो है पानी ऊपर चले जाए। होता क्या है कि तने में जो जाइलम फ्लोएम है इनके जरिए पानी ऊपर तक वहां पहुंचता है, एक चेन बधी रहती है नीचे से ऊपर तक, पानी के अणुओं की अगर कहीं श्रृंखला चेन पत्तियों तक, तो पानी जब वेपराइज होता है एक अणु हट गया दूसरा वहां पहुंच गया स्टोमेटा तक,
इस तरह से न टूटने वाली एक लड़ी जो है बनी हुई है, जिसकी वजह से पानी ऊपर तक जाता है। तो पानी के अणुओं के बीच में क्या है, एक कोहेसिव फोर्स है, संसंजन बल, उसकी वजह से जो अणु एक दूसरे से बंधे हुए हैं और नीचे से इतने शिखर तक चले जाते हैं। हाइड्रोजन बंध की वजह से, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध करते हैं, हाइड्रोजन बंध की वजह से ऐसा है कि पानी शिखरों तक चला जाता है। बर्फ के खेल फिसलने का रहस्य, ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न रहा है कि बर्फ पर ये खेल कैसे हो पाते हैं। स्केटिंग और स्कीइंग दो गेम यहाँ दिखाए गए हैं। मैंने शुरू में स्लाइड में बताया था, जो बर्फ की सतह वो फिसलनदार होती है, इतनी स्लिपरी। ऐसा क्यों, तो ठोस है बर्फ, तो फिसलन उसमें से कहाँ आ गई, कई मत दिए गए, लेकिन उसकी जो सब अच्छी व्याख्या है वो कुछ और बताती है। पहले मत दिया गया कि जब स्केटिंग करते हैं तो शरीर का भार उस पर है, दबाव की वजह से बर्फ पिघल जाती है तो वहां द्रव हो गई, फिसलनदार हो गई। इस तरह से स्केट आगे बढ़ता है, एक मत दिया गया। लेकिन स्कीइंग के केस में व्याख्या लागू नहीं होगी, क्योंकि उसमें ब्लेड लंबी सी है, एरिया जब ज्यादा होगा तो वहां जो है प्रेशर कम हो गया, बढ़ गया, भार बढ़ गया, तो वहां ये चीज लागू नहीं होगी। तबीयत कैसे होगी क्या? अभी जो रिसेंट जो काम हुआ है बर्फ की सतह पर, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन स्टडीज, उसमें यह पाया गया है कि बर्फ की जो सतह है उसके ऊपर जो अणु है सतह पर के, वे बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं, उनका ऑसिलेशन बहुत फास्ट होता है और एक तरह से वो द्रव सदृश व्यवहार करते हैं। द्रव जैसा व्यवहार द्रव नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी उनकी है, तो द्रव सरीखा व्यवहार करते हैं। लिक्विड लाइट बिहेवियर होता है, उसकी वजह से ये चीज, और यह द्रव सरीखा व्यवहार -60 डिग्री तक रहता है। इसीलिए जो है बर्फ पर हम इस तरह के जो है गेम्स खेल पाते हैं। पानी की ऊष्मा धारिता काफी ज्यादा होती है, समुद्री धाराओं के जरिए धरती के ताप नियंत्रण में सहायक है। जैसा मैंने शुरू बताया, इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी ठंडा नहीं होता। यही कारण है कि समुद्र तटीय इलाकों में टेम्परेचर की जो रेंज है बहुत कम होती है, तापमान अचानक बढ़ेगा नहीं, अचानक गिरेगा। अब पूरे ग्लोबल जो टेम्परेचर का जो बैलेंस है उसको बढ़ाने में पानी की अहम भूमिका है। जो समुद्री धाराएं हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं, वे जो है ताप संतुलन को बनाए रखते हैं। जो गर्मी है, जो गर्म धारा है वो ध्रुव की तरफ जाएंगी गर्मी को लेकर, जो ठंडी धारा है ध्रुव से इधर आएंगे भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में। तो जो ग्लोबल टेम्परेचर बैलेंस है काफी हद तक बना रहता है। पानी जीवधारियों के शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। उद्योग धंधों तथा कल कारखानों में शीतलक प्रयुक्त होता है। बहुत बड़ी भूमिका है जीवों के शरीर के तापमान को बनाए रखने में, उसको बैलेंस करने में पानी की अहम भूमिका है। जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। आजकल इसकी बहुत चर्चा हो रही है कि पूरी दुनिया का तापमान जो है, औसत तापमान बढ़ रहा है। फॉसिल फ्यूल्स की जैसे जीवाश्म ईंधन हम प्रयोग में ला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन जो गैसें आ रही हैं वातावरण में, उसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक और कल्प्रिट है, यह जलवाष्प। यह भी इंफ्रारेड रेंज में औरत के किरणों को यह भी अवशोषित करती है। धरती पर सारे विकिरण आ रहे हैं सूर्य के, लेकिन जब धरती एमिट करती है तो थर्मल रेंज में करती है ज्यादातर। तो जब गैस की जो चादर है यह एक आवरण का काम करती है, इसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प है, यह अवशोषित करती है, इनको आसानी से निकलने नहीं देती, इसलिए तापमान बढ़ रहा है। उसके लिए भी जिम्मेदार है जलवाष्प जो है, एक तरह से ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। एक ग्रीन हाउस का उदाहरण दिया गया है, जो ज्यादातर इसको हम बोटेनिकल गार्डन्स में या बॉटनी डिपार्टमेंट्स में देखते हैं।
कि एक अद्भुत विलायक है पानी। एक उदाहरण दिया गया है, विलायक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युता पानी का 80 से ज्यादा है। मीथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन, अमोनिया सब दिए गए हैं। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा, इसीलिए वो खास करके जो आयनिक रसायन है उनके लिए तो अद्भुत है विलायक, और ट्रेस मात्रा में हर चीज में घुल जाती है। इसीलिए इसको जो है सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। पारलौकिक जीवन की खोज और पानी और जीवन का रिश्ता ऐसा है कि इसके बिना जो है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। तो धरती तो छोड़िए, पारलौकिक जीवन जब कहीं और हम जीवन ढूंढते हैं, एक्सोगामी वाले वो भी पहले जीवन ही पानी ढूंढते हैं। अगर पानी होगा तभी जीवन की संभावना बनेगी। तो पानी खोज जो है उसके केंद्र में पानी आता है कि पहले पानी तो ढूंढा जाए, है क्या? ये हमारे सोलर सिस्टम का दिया गया है कि कहाँ ये पानी हो सकता है। तो चंद्रमा को पानी के अवशेष तो मिले नहीं, वहां तो हम 69 नहीं चले गए, देखा है। अभी हमारे फोकस में है मंगल ग्रह और बृहस्पति के जो मून है यूरोपा और आयो, वहां पर हमारी नजर है कि शायद वहां पानी मिल जाए। और अगर कहीं पानी मिलता है तभी भी जीवन की कोई कल्पना हो पाती है, जीवन की बात आ पाती है। मंगल ग्रह पर एक पाथफाइंडर मिशन गया था 1997 में, मार्स पाथफाइंडर उसका नाम था। उसने बहुत चमत्कारिक नतीजे वहां से भेजे थे। उसके साथ एक बग्घी गई थी सोजर्नर, उसने घूम घूम करके मंगल की सतह के चित्र दिए थे। एक सतह का एक मैप यहाँ दिखाया गया है मंगल के धरातल पर। उसमें नजर आता है कि ये बोल्डर्स हैं, कंकर पत्थर हैं, चट्टाने हैं, और खास तौर पर एक दिशा में वो झुकी हुई है। तो उससे हमारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि शायद कम से कम 4 या 5 करोड़ वर्ष पहले वहां पानी रहा होगा। आज नहीं मौजूद है, लेकिन पानी वहां प्रवाहमान था। उस प्रवाह के चिन्ह वहां नजर आते हैं। कुछ बालू जैसा आप देख रहे हैं और पत्थर एक तरफ झुके हुए हैं, वो प्रदर्शित करते हैं कि जल का प्रवाह वहां था, लेकिन आज नहीं है। आज वह पूरा डिजर्टेड है। तो जीवन और पानी का रिश्ता आपने देखा कि जीवन और पानी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उसके बिना, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि पानी है। छंद से शुरुआत मैंने की थी, छंद से ही मैं समापन करना चाहूंगा। पानी तेरे कितने अर्थ, कैसे इतना उतर गया पानी, सबकी आंखों का मर गया पानी। कुछ नहीं है घरों में दीवारें, कौन महिलाएं कर गया पानी। राजन रावरों के चेहरे में अब तो सर से गुजर गया पानी। असलियत जब खुली जमाने की, मेरी आंखों में भर गया पानी। अपने होकर भी सब पराए हैं, किससे पूछे किधर गया पानी। सूख जाते हैं हया के दरिया, गंदे नालों में भर गया पानी। रिश्ते सिक्कों के हैं गुलाम यहाँ, हर किसी का उतर गया पानी। ये प्रोफेसर नामवर सिंह की रचना है। तो पानी जो है, छंद में भी आप देखिए तो इसके कितने बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी है पानी। उसकी एक वानगी, एक नमूना आपके लिए यहाँ प्रस्तुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।